हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट चैप्टर का। ठीक है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया, डायमेंशनल फार्मूलाज बताए, उससे आपकी वेटेज भी बता दी मैंने। आज हम क्या करेंगे, आज हम एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशनल फार्मूलाज की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। लास्ट उसमें लेक्चर में हमने देख लिया था डायमेंशनल फार्मूला, एमएलटी फार्मूलाज निकाले थे। अब उनसे हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे जिनका हम यूज़ करते हैं। मेनली इसकी 4 एप्लीकेशन होती हैं टू चेक द करेक्टनेस, सेकेंड वन टू फाइंड द कोफिशिएंट, third one to derive the formula, and the fourth one is to convert one system into another। लास्ट लेक्चर में आपने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ लिए थे मेरे साथ, ठीक है, कि वो निकालते कैसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। आप उन चीज़ों को साथ के साथ रिवाइज करते रहना। आज हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन इसी डायमेंशनल फार्मूलाज की। ये हमारी मेनली वैसे 4 इनमें यूज़ होती है, ठीक है, 4 टॉपिक्स में यूज़ होती हैं। टू चेक द करेक्टनेस, टू फाइंड द कोफिशिएंट, टू डिराइव द फार्मूला, एंड द फोर्थ वन इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट वाला यही पोर्शन होता है, टू डिराइव द फार्मूला। ठीक है, इसमें हमारी कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंसी पूछ लेता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, पर आप इस पे मोर फोकस रखना, ये हमारे इम्पोर्टेंट होता है। एमएलटी फार्मूला के साथ साथ अगर इस चैप्टर में से कुछ आता है तो वो इसी टॉपिक से आता है, टू डिराइव द फार्मूला से। ओके, ठीक है, तो अब देखिए, टू चेक द करेक्टनेस। आप वैसे ना पहले चीज़ों को नाम से ही पढ़ना सीखिए। चेक द करेक्टनेस मतलब मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगी, आपको उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रहेगा। पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, मेनली इसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला में जो जो पढ़ा है वो सारे फार्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपका लेक्चर 1 बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। मैंने उसमें आपको बता ही दिया था कि कैसे कैसे करना है, क्रैम बिल्कुल नहीं करना है, बातों को सिर्फ समझना है, ठीक है, थिंग्स को, यूनिट्स को सिर्फ समझना है और उन्हें तब याद करना है, ठीक है, क्रैम नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी कर रहे हैं, टू चेक द करेक्टनेस। इसमें आपको एग्जामिनर कोई भी यूनिट दे देगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि इसकी करेक्टनेस चेक कीजिए, ठीक है। इस करेक्टनेस को चेक करने से पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल बताती हूँ। वो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। करेक्टनेस वाली एप्लीकेशन को करने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। और हमारे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट क्या करता है? ये कहता है, स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स must be same on both side. Both side means LHS must be equal to RHS। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। LHS स्टेट्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसके साइड में जो भी इक्वेशन का पार्ट होगा इक्वल से उस तरफ, तो वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और मेरे राइट हैंड की तरफ जो होगा इक्वल्स की तरफ, वो मेरी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। समझ गए आप? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और
इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके करेक्टनेस को चेक करेंगे इक्वेशंस की, ठीक है। लेट्स मूव टू दिस। अब कोई भी मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये आपकी मोशन की इक्वेशन है, आपने 9th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ी होगी ये 2-3 इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब ये मानो कि चलो आपको ये याद नहीं है, ठीक है, आपने इसकी जगह लिख दिया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब आप इसकी करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है, MLT फॉर्मूला से इसकी करेक्टनेस चेक करनी आ जाती है कि आप पता है कि एग्जामिनर क्या दे देगा, एग्जामिनर दे देगा वी प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपको मान लो कि याद नहीं है, हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं प्रेशर में, तो माइनस प्लस की मिस्टेक बहुत मेजर हो जाती है हमसे, ठीक है, तो मेरे से होती थी, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों से भी होती होगी, ठीक है। तो प्रेशर में याद नहीं रहता कि एग्जैक्ट में हमने माइनस लिखा था या प्लस लिखा था, तो MLT फॉर्मूला से हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चेक करना बताऊंगी कि वो चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप पहले लिया आपने वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या होता है, आप LHS उठाइए। LHS में क्या है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, LT माइनस 1। अब राइट हैंड साइड उठाइए, राइट हैंड साइड में क्या है, u और 80। u क्या होती है हमारी वेलोसिटी है, LT माइनस 1, ठीक है। और a क्या है, एक्सेलरेशन, LT माइनस 2। t क्या है, टाइम, इसको भी क्या करेंगे, LT माइनस 1। तो राइट हैंड साइड में u प्लस 80 क्या हो जाएगा, u प्लस 80 को हम क्या लिखेंगे, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 इज इक्वल टू LT माइनस 1। इसको हम ट्वाइस ऑफ LT माइनस 1 नहीं लिखेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ होगा ना कि मैम ने ट्वाइस नहीं लिखा, प्लस करके 1 प्लस 1 तो 2 होना चाहिए था, तो ट्वाइस क्यों नहीं लिखा। बेटा ये मैंने इसलिए ट्वाइस नहीं लिखा है, अगर आप देखिए आप लेंथ प्लस लेंथ करेंगे, मेनली वैसे ये है क्या, वेलोसिटी तो स्पीड, आप स्पीड बोल रहे हो कि 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या आया, 5 प्लस 6 11, और क्या आया, किलोमीटर पर आवर, ना कि हमने उसे ट्वाइस किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है। तो यूनिट प्लस यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ही होती है, ना कि ट्वाइस ऑफ यूनिट होती है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे सिंपली L में लूंगी, L क्या होती है, लेंथ, ठीक है। तो L प्लस L नॉट 2L, ठीक है, L प्लस L ऑलवेज इज इक्वल टू L, क्योंकि देखो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, प्लस मैं उसमें कर रही हूँ दूसरी डिस्टेंस 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है, ना कि 5 और उसका ट्वाइस किलोमीटर नहीं लिखा ना मैंने, तो 5 किलोमीटर। तो इसलिए यूनिट प्लस यूनिट इज इक्वल टू यूनिट होती है, दैट्स वाई आई विल टेक LT माइनस 1 नॉट ट्वाइस ऑफ LT माइनस 1, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारी राइट हैंड साइड आई LT माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, LT माइनस 1। देयरफॉर यहाँ से हमने क्या आया, LHS इज इक्वल टू RHS, और जब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाती है तो वो हमारा फॉर्मूला करेक्ट होता है, ठीक है, हेंस करेक्ट और हेंस प्रूव्ड। समझे आप, इसमें हमने 2 चीजें सीखी कि पहले कैसे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड, इसके सिर्फ मेजर से स्टेप है वो हर, अब ये छोटी सी इक्वेशन थी, ठीक है, आपको बड़ी इक्वेशन मिलती है सेम स्टेप होंगे, टेक द LHS and write the formula, then take the RHS and solve it and then add the units, and unit plus unit is equal to unit, always unit minus unit is equal to always a unit। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर गई मैं, और मैं बोल रही हूँ कि तुम 3 किलोमीटर पर आवर गए, तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ, 5 माइनस 3 2 किलोमीटर, वो भी तो क्या है, एक यूनिट ही है ना, तो यूनिट प्लस यूनिट ऑलवेज अ यूनिट एंड यूनिट माइनस यूनिट ऑलवेज अ यूनिट, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप था। इसके बाद हमने देखा कि LT माइनस 1 इक्वल्स है, देयरफॉर इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल का ही साइन है ना, तो देयरफॉर ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अब हम सेकंड उठाते हैं। आपने पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू पाई बाय L रूट जी, L बाय जी, ठीक है। तो अब इसकी करेक्ट है, सेम स्टेप है, टेक द LHS, टाइम का क्या होता है, सिंपलिटी,
टेक द RHS, हेयर 2 पाई कांस्टेंट, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ टेक L और G। L का क्या होगा यहाँ पे, L और G क्या यहाँ पे, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, आप इसको अंडर रूट में ही रखिए, LT माइनस 2, इससे ये कट हुआ। T को मैंने सिखाया था आपको, अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, अंडर रूट, और मैं स्क्वायर से अंडर रूट कट कर दे सकती हूँ क्योंकि आपको पता है स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए कट हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या आ गया, T। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था, T, राइट हैंड साइड आपका क्या है, T, तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर LHS इज इक्वल टू RHS, hence formula is correct, है ना। इजी स्टेप है, सेम स्टेप करने हैं, LHS लेनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, देन RHS लेनी है, उसके लिए सॉल्व करना है, देन चेक करना है कि LHS और RHS सेम आ रही है या अलग आ रही है, ठीक है। अगर वो सेम आ रही है तो वो हमारी इक्वेशन सही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए कि हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, वो क्या थी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी पढ़ी थी ना। तो इसमें भी आप सिंपली क्या करोगे, वही स्टेप, टेक दी LHS, S क्या होती है, डिस्टेंस, स्टैंड्स फॉर L, RHS क्या होती है, U क्या थी हमारी, वेलोसिटी, LT माइनस 1, here U इज इक्वल टू वेलोसिटी, T is equal to time, A is equal to acceleration। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, LT माइनस 1, टाइम का T, एक्सेलरेशन LT माइनस 2, सिंपली पुट हेयर LT माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई T। हाफ के लिए हम नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम बाद में उसको K मान सकते हैं, K की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। A की LT माइनस 2 T स्क्वायर T प्लस 2 माइनस 2 therefore cancel out, minus 1 plus 1 therefore cancel out, L plus L is equal to L। Here also length plus length will length, okay, unit plus unit will also a unit। ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये कैसे है, ठीक है। अगर यहाँ पे L माइनस L आता तब भी बेटा L ही होता, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, LHS इज इक्वल टू RHS, hence this equation is also correct। जैसे आपको ये पता है, वैसे तो अगर मैं तब की है ये करेक्टनेस वाली बात है, अगर आपको याद ना रहती हो, ठीक है। जैसे आपको तो याद है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, पर कई बार एग्जाम में प्रेशर की वजह से हमें याद नहीं रहता कि वो प्लस हाफ था या माइनस हाफ था, AT स्क्वायर था भी या A स्क्वायर ठीक था या नहीं, तो हम ऐसे सिंपली इनकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या थी, टू चेक दी करेक्टनेस। इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा, इट स्टेट्स द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी सेम ऑफ बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसके हमने LHS ली, उसके लिए हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो लिया, RHS के लिए हमने सॉल्व किया, सेम आया तो हमने बोल दिया कि वो करेक्ट है। उसके बाद सिमिलरली हमने ये क्वेश्चन लिया, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G लिया, इसके लिए भी सेम आया, ठीक है। थर्ड हमने किया। तो इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बुक से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही है कंसेप्ट, बिल्कुल यही रहेगा। LHS लोगे आप, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, RHS लोगे, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे और सॉल्व करोगे, और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगी तो उसकी करेक्टनेस चेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हमारी सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, इसमें सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोई भी इसमें होता है कि आपको कोई भी कोफिशिएंट दे देगा, ठीक है, कि कोई भी आपको इक्वेशन दी, उसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है, अगर कोई भी चीज होती है A और B की फॉर्म में होती है तो वे हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पोलिनोमियल पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, AX स्क्वायर प्लस BX
प्लस सी। तो ए बी और सी क्या थे यहाँ पे, वेरिएबल। एक्स हमारे ये कोफिशिएंट थे ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, ए। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा। तो ऐसे ही मैं, जैसे मैंने ये इक्वेशन दी ना, ऐसे ही मैं ऐसे कोई भी इक्वेशन दे सकती हूँ। ये मैथ्स की इक्वेशन है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं फिजिक्स की इक्वेशन दूंगी आपको। ठीक है, तो इसके बाद फिजिक्स की इक्वेशन करी, ए बी और सी किया। ठीक है, मैं ऐसे आपको दूंगी, उसके कोफिशिएंट निकालने की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही हम एमएलटी फॉर्मूला से यूज करेंगे इसका। ठीक है, अब टू फाइंड द कोफिशिएंट ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। लेट्स मूव टू दिस second application. टू फाइंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है कि कोई भी, जैसे मैंने इक्वेशन दी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये नॉर्मली वैसे एग्जाम में नहीं पूछता एग्जामिनर, पर फिर भी मैं आपको करा दे रही हूँ। इसमें जैसे फर्स्ट है, मैंने आपको दिया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, बट इसमें आपको एक कंसेप्ट लेके चलना होगा। एक्स को पहले तो सिर्फ इसके इक्वल पुट करना है, फिर एक्स को मीन्स जो भी इसके हमने इक्वेशन में दिया है ना, इनमें से साइमल्टेनियस में एक को जीरो करेंगे। ठीक है, दूसरे को उसके इक्वल मानेंगे, एक पोर्शन को उसको जीरो करेंगे। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में क्या किया, बी टी को जीरो माना, तो एक्स इज इक्वल टू ए आया। एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो ए भी क्या आ गई हमारी, लेंथ। ठीक है, अब क्या होगा, मैं ए को जीरो मानूंगी और एक्स इज इक्वल टू बी टी पुट करूंगी। ठीक है, एक्स क्या है, एल, बी क्या है, टी, तो बी क्या आया, एल टी माइनस वन। देयरफॉर यहाँ पे ए क्या थी, लेंथ, और बी क्या, एल टी माइनस वन क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमने कोफिशिएंट से बता दिया कि ये किस चीज के लिए वैल्यू थी। ठीक है, ए क्या आई हमारी, ए यहाँ पे स्टैंड कर रहा था लेंथ को, और बी एल टी माइनस वन किसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वी नो दिस, वेलोसिटी के लिए। तो आपसे सिंपली यही पूछेगा कि जैसे आपको एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर आपको देगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, और बोलेगा कि फाइंड दी डायमेंशन, या फाइंड दी कि मतलब ए किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, कि बी किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, कि उसकी बताइए कि आप किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, वो वेलोसिटी है। ऑप्शंस में भी डाल सकता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस में डाल सकता है। जैसे मैं आपको डाल सकती थी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, और मैंने डाला कि ए स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क, एंड मैं ऑप्शन देती हूँ कि ए, ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप इसे निकालेंगे और बता देंगे कि लेंथ है। तो ऐसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होती है, ट्रिकी होते हैं, और ये बड़े एग्जाम में जब हमारा प्रेशर होता है तो हम ये गलत कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये, मैं खुद लगा के आती थी। ठीक है, जब मेरा एग्जाम था, मैं ट्रिपली के एग्जाम में गलत करके आई थी। ये ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने जल्दी जल्दी में ये किया, सोचा कि ठीक है, और एल की बजाय मैं वेलोसिटी लगा के आई थी, जबकि वो डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, ये अब इजी लग रही है, बट ये जब एग्जाम प्रेशर होता है उस फियर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस एंड वर्क ऑन इट। ओके, आप जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, जितना ज्यादा वर्क करेंगे, ये उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं करा रही हूँ एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। इक्वेशन को देख के डरना नहीं है, आपको सिंपली बस करना है। शुरुआत में मैंने वही आपको कंसेप्ट बोला, एक टर्म को जीरो करिए, या तो आप इसको जीरो करेंगे या आप इसको जीरो करेंगे। तो मानो मैंने बी टी स्क्वायर को जीरो पुट किया पहले, तो एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, एफ बाय रूट एक्स। एफ का एम एल टी फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। रूट एक्स का क्या होगा, एल की पावर हाफ, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर एम एल हाफ टी माइनस टू। तो यहाँ पे ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे आपको पूछ लेगा कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब या सेकंड ये भी पूछ सकते हैं, टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी।
बी। ठीक है, अब इसमें बी वाले कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए रूट एक्स को 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको एफ के इक्वल पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ बाई टी स्क्वायर। तो एम एल टी फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा रिवर्स वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा, एम एल टी माइनस 4। ये हमारी बी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर कोई किसी चीज के इक्वल नहीं जा रहा है, जैसे एम एल टी माइनस 4 मैंने आपको फॉर्मूला कराया उसमें किसी के इक्वल नहीं है, तो सिंपली एग्जामिनर भी यही पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, इसमें आपको नहीं पूछेगा कि वे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। लास्ट वाले में एक ही, इस क्वेश्चन में लास्ट वाले में एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के साथ सेम हो गई थी, तो इसमें पूछ सकता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। अगर वो किसी चीज के सेम हो जाते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछ लेगा, वरना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है अब कि एम एल हाफ टी माइनस 2 किस चीज का होता है। ठीक है, सिंपली वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेगा, आपको सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, एरर मत आने देना, मिस्टेक मत करना इसमें। ठीक है, अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन इसकी मैंने क्या कराई थी, थर्ड एप्लीकेशन है डिराइव द फॉर्मूला। ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, उस पर ऊपर लगा लीजिएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब कोई भी ग्रेविटेशन पढ़ा आपने, ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर पढ़ा था। ठीक है, ये आपको याद नहीं है, आपको क्वेश्चन मिलता है कि वेलोसिटी की ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे और रेडियस पे डिपेंडेंसी बताइए। तो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा द एस्केप वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा द एस्केप वेलोसिटी इज velocity of v depends on the acceleration due to gravity and the radius of planet derive the formula या एक्सप्रेशन फॉर v। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है, अब आपको नहीं पता कि वो डिपेंडेंसी वेलोसिटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे होती है, रेडियस पे कैसे होती है। ठीक है, आपको ये वाले टाइप बड़े प्यार से करनी होगी, आसानी से। जितना आप इस पे वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, स्लो करिए, आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या क्या है। हर क्वेश्चन के, जैसे मैंने लास्ट 2 टाइप्स में कराया, सिंपली वही होते हैं। जैसे चेक द करेक्टनेस में आपको LHS RHS इज इक्वल टू प्रूव करनी है, और सेकंड वाले में कोफिशिएंट निकालने वाले में आपको एक टर्म 0 करके सेकंड वाले के इक्वल्स पुट करके आपको उसके लिए निकालनी है। इनके स्टेप्स हैं। ठीक है, आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है, सेम स्टेप है, आप सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे। ठीक है, इसमें भी मैं आपको नॉर्मली स्टेप बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, जो निकालना है हमें v। ठीक है, वो पहले हम उसकी डिपेंडेंसी लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए g, रेडियस r। ठीक है, इनके हमें कोफिशिएंट नहीं पता कि क्या है, तो आप इनके कोफिशिएंट मानेंगे a और b। ठीक है, अब कोफिशिएंट हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोफिशिएंट लिख लेंगे के g ऑफ a r ऑफ b। ये आ गया हमारा।
शुरुआत का स्टेप यही है, जिस चीज के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के उनका कोफिशिएंट निकाल लेना है। ठीक है, वो हमारा बाद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये रेसिप्रोकल है किसी के साथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट जाएगा या जी का स्क्वायर जाएगा या जी की क्यूब जाएगी, वो हमारे कोफिशिएंट बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, v इज इक्वल टू के जी ऑफ ए आर ऑफ बी। ये स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g का फॉर्मूला किससे जाएगा, एक्सेलरेशन से सेम हो जाएगा। r क्या है, लेंथ, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वही लेफ्ट हैंड साइड ली। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एल टी माइनस वन। राइट हैंड साइड ली आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के लिए क्या हो जाएगा, जी टी माइनस वन एल टी माइनस टू, और हमारा कोफिशिएंट क्या है, ए। आर क्या है, एल, इसका कोफिशिएंट हमारा क्या है, बी। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, कलेक्ट द सेम डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे लेंथ भी सेम डायमेंशन है, यहाँ पे भी लेंथ सेम डायमेंशन है, तो कलेक्ट द डायमेंशन। एल की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, और टी की पावर क्या आ जाएगी, माइनस टू ए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस हमने निकाल ली। इसके बाद हमारा स्टेप है कंपेयर द एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस हमारी क्या थी, एलएचएस हमारी आई थी एल टी माइनस वन इक्वल से नहीं है तो के आप लिखो या ना लिखो, वो ज़्यादा आपके इसको हैम्पर नहीं करेगा, ए प्लस बी टी ऑफ माइनस टू ए। ठीक है, इसके बाद जो कोफिशिएंट है आप उनको सिंपली इनसे कंपेयर करेंगे। एल का कोफिशिएंट यहाँ पे वही मैंने बेटा पिछली बार भी बोला था कि अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे एल का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है, -2, ए -2a है तो आप ए भी लिखेंगे। ठीक है, तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 1/2। आपने इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करी 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बी की वैल्यू आपकी क्या आई, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। ठीक है, अब सिंपली हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई, आप इस इक्वेशन में इसे पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू के जी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 1/2, आर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 1/2, और अगर किसी चीज़ की वैल्यू 1/2 होती है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ जी आर। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपली क्या क्वेश्चन था आपका, द escape velocity of v depends upon the acceleration due to gravity and the radius of planet r, derive the formula expression for v। ठीक है, तो सिंपली आपको जिस पे डिपेंडेंसी पूछ रखी है, जैसे यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पूछी है और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे पूछी है, तो सिंपली पहले आप उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख के उनके कोफिशिएंट लिखेंगे ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एलएचएस लेनी है। एलएचएस में जिस चीज़ का आपसे पूछा है आप उसका एमएलटी फॉर्मूला लिखिए। देखो मैं इसलिए बोल रही थी कि एमएलटी फॉर्मूला याद करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके भी यूज़ होने हैं इस चैप्टर में भी, फर्दर स्टडीज़ में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आप ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, आपको ये एमएलटी फॉर्मूला यूज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहीं से आप अपने पहले लेक्चर 1 में अच्छे से याद करो जितना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी का आपको पता है एल टी माइनस 1। ठीक है, आरएचएस क्या होता है, एल टी माइनस 2a, ये लिखा हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी की वैल्यू लिखी, ए आया, आर से हमने एल लिखा, बी आया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे कोफिशिएंट है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, उसको आपने कलेक्ट किया एक जगह, उसके बाद आपने कंपेयर करी एलएचएस और आरएचएस को, कोफिशिएंट को कंपेयर किया, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली,
देन पुट द फर्स्ट इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन शुरुआत में बनाई थी उस इक्वेशन में पुट कीजिए, उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन आना है वो आ जाएगा सिंपली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिमिलरली आपको एक दो और एग्जाम्पल करा देती हूँ जिससे आपको ये स्टेप्स क्लियरली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, द सेंट्रीपिटल फोर्स of a body depends upon the mass of the body, m, speed v, and its radius r. Derive the expression for force, ठीक है। अब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े होंगे पहली क्लासेस में, 9th 10th में आपने पढ़ा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे आपने कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ली, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम टाइम, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं डेली उसी टाइम पे जाऊंगी। मुझे 10 मिनट लगते हैं तो मैं 10 मिनट में ही जाऊंगी, 10 मिनट भी लगते हैं। मानो कि मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही हूँ। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल इसमें भी यहाँ लेते हैं, वो किसी भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो पूरा सर्कल इसके बाद भी ये इसी पॉइंट पे 2 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर इसी स्पीड से जाता रहेगा, ठीक है, और सेम टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे है वो पार्टिकल, यहाँ से रिवॉल्व करके उसे यहाँ आने में अगर 5 मिनट लगते हैं तो उसका अगला रिवॉल्यूशन भी 5 मिनट में ही होगा। इट मीन्स उसके 2 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है, ये इस पार्टिकल की इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस आ रहा है, तो जो इस पे फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्ट ऑन अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें, जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, पर हमें ये पता नहीं है, अब सीधा हम लिख नहीं सकते, ये हमें ड्राइव करनी है ये चीज़ें। अगर मान लो मुझे ये याद भी नहीं हो कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता है क्या है, तो मैं यहाँ से ड्राइव कैसे करूँगी। सेम कंसेप्ट है जो मैंने पीछे बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन पूछा है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, जिस जिस चीज़ पे उसकी डिपेंडेंसी पूछी है उन्हें लिखा, उनका कोफिशिएंट लिखा। मास की कोफिशिएंट मैंने a माना, स्पीड का कोफिशिएंट v मैंने b माना, और रेडियस का कोफिशिएंट लेट c, ओके। इसके बाद हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना और कोई कोफिशिएंट k ले लेना है, m, a, v, b एंड r, c। ये हमारी इक्वेशन आई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, LHS लेनी है। LHS में हमारा क्या होगा, फोर्स का MLT फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। ये आपको याद करने बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। देखो, अगर आपको फोर्स का याद नहीं होता, आप पीछे से फिर से निकालते फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू वर्क, ठीक है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू निकालते MA से, ठीक है, कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे आप बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते आपके, आप एग्जाम में जाके तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वर्क कर करके आपको अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है उनकी, उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो MLT-2 हुआ, m क्या है यहाँ पे, मास, तो m का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, m, RHS में m हुआ, कोफिशिएंट आप लिख लीजिए इसका a। v का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल LT-1, इसका आप लिखे b। r का फॉर्मूला क्या होता है, r स्टैंड्स फॉर लेंथ, इसका हुआ c। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वही कंपेयर द LHS एंड RHS।
बाद आप कंपेयर करेंगे LHS और RHS को। लिखिए आप, इसमें क्या थी हमारी LHS और RHS, यहाँ से देख सकते हैं MLT-2 इक्वल टू M ऑफ A। जो आपके कोफिशिएंट है आप उनको कलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, L की क्या आ जाएगी B प्लस C और T की क्या आ जाएगी -1 ऑफ B। ठीक है, सिंपली ने आप कंपेयर करेंगे M का A से 1 से, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई A इज इक्वल टू 1, B प्लस C यहाँ से क्या आया L के कोफिशिएंट से करेंगे तो B प्लस C इज इक्वल टू 1 और माइनस ऑफ B इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हुआ तो B की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2। अब 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे C की वैल्यू निकालने के लिए, 2 प्लस C इज इक्वल टू 1, दैट इज C इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद हम इसी इक्वेशन में ये पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने पुट किया तो फोर्स में हमने ये पुट करी कि इस वाले इक्वेशन में M की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू आई थी हमारी 1, V की वैल्यू B की वैल्यू आई हमारी 2, R की वैल्यू C की वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पे -1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं mv²। अगर मैं माइनस को हटाना चाहती हूँ तो मैं रिवर्स लेके जाऊंगी, इसे डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ mv²/r, तो हमारा फोर्स यहाँ से क्या आ गया इज इक्वल टू k mv²/r। यही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। गॉट इट, समझे आप, ऐसे फॉर्मूले निकलेंगे। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी m, स्पीड एंड इट्स रेडियस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ठीक है, सिंपली आपने किया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिपेंडेंसी लेनी होती है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। फोर्स का हमने फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, के लिया। ठीक है, उसके बाद हमने LHS और RHS ली। LHS में हम फॉर्मूला लिखेंगे जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, RHS में सिमिलरली जो उसके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम सिमिलर फंडामेंटल यूनिट्स को कलेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे LHS और RHS को। उसके बाद जो हमारे कोफिशिएंट है उनसे कंपेयर करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे एंड सिंपली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे और हमारा सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में हर बार पूछ लेता है ऑलमोस्ट। मेरे टाइम में जब मैं थी तो मेरे टाइम में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये NCERT का क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बोब, ये इसी की एप्लीकेशन है इसलिए मैं आपको इसके साथ करा रही हूँ। ठीक है, कंसिडर अ पेंडुलम हैविंग अ बोब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of bob M and acceleration due to gravity G. Derive the expression for this time period using method of dimension. ठीक है, अब वही वाली क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ये पेंडुलम है, इसको यहाँ जाने में टाइम पीरियड इसका क्या होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ, पहले ये मेन पोजीशन है, पहले यहाँ गया फिर यहाँ आया यहाँ गया, तो ये जो यहाँ जाके वापस यहाँ आके पूरा रिवोल्यूशन तो इसका यही होगा ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इसी मेन पोजीशन पे आने में उसे जितना टाइम लगा ये उसका टाइम पीरियड होगा। तो इसका हमने डिपेंडेंसी पूछी है इन्होंने हमसे लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और मास ऑफ द बॉब पे। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे पूछा है L, कोफिशिएंट आप इसका लिखेंगे A। मास पे पूछा है, कोफिशिएंट आप इसका लिखेंगे B। और ग्रेविटी पे पूछा है तो आप इसका कोफिशिएंट लिखेंगे C। ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, T इज इक्वल टू K, L ऑफ A, M ऑफ B एंड G ऑफ C। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आई। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था, हम फॉर्मूला लिखते थे। ठीक है, हम टाइम पीरियड के लिए लिखेंगे LHS हमने ली, टाइम पीरियड का क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड का T। ठीक है,
टाइम पीरियड का हमारा ये हुआ। RHS हमने ली, ठीक है। आपको क्या क्या लिखना है, L का फॉर्मूला लिखना है। L क्या है यहाँ पे, लेंथ, तो L का हुआ L, M का हुआ M, और G का हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT माइनस 2, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट क्या क्या है, L का कोफिशिएंट है A, M का कोफिशिएंट है B और G का कोफिशिएंट है C, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो उनके पहले कोफिशिएंट एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। लेंथ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है, L का कोफिशिएंट यहाँ पे है A और C, तो A प्लस C। M का कोफिशिएंट यहाँ पे सिर्फ B है और T का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2C। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम स्टेप है, कंपेयर दी LHS एंड RHS, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारा, कंपेयर करेंगे, ये हमारी LHS है, RHS में हमारा क्या आया, L इज इक्वल टू A प्लस C M ऑफ B T ऑफ -2C, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस C क्या आया, 0, क्योंकि L का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं M0 L0 T -2, ठीक है। तो A प्लस C यहाँ पे क्या आया, 0, B क्या आया 0 और -2C यहाँ पे बेटा क्या आया 1, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1/2। आप इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे A की वैल्यू निकालने के लिए, A -1/2 इज इक्वल टू 0, देन A इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू हमारी A की आई है 1/2, B की वैल्यू आई है हमारी 0 और C की वैल्यू आई है -2। अब सिंपली हम इसे क्या करते थे, हम अपनी पहले वाली इक्वेशन में पुट करते थे, तो हम यहाँ पे इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, T इज इक्वल टू K L ऑफ A, ठीक है। L ऑफ A क्या आई 1/2, M क्या आई बेटा, B क्या था 0 और G ऑफ C क्या आया -1/2। M ऑफ 0, अगर किसी चीज की x की पावर 0 इज इक्वल टू, अगर किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। K मल्टीप्लाई बाय, अगर इसके 1 करेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, तो M लिखने की जरूरत नहीं है। K L की पावर हाफ है, G माइनस जा रहा है, हम इसे माइनस को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और हाफ को हम क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं। यहाँ पे K कोफिशिएंट है और यहाँ पे कोफिशिएंट K इज इक्वल टू क्या है 2π, क्योंकि हमें पता है ना कि पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G। सेम यही फॉर्मूला हमने फर्स्ट उसमें भी किया था टू चेक द करेक्टनेस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर करेक्टनेस भी चेक करा लेते हैं इसकी, और कई बार इसे इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं। एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। तो आपसे क्या पूछा था कि कोई भी एक पेंडुलम है, उसकी आपको टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी बतानी है मास ऑफ द बॉब पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपका सेम वही स्टेप चलेंगे। पहले आपने इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के जिन जिन चीज पे डिपेंडेंसी पूछी है उनका आपको कोफिशिएंट लिख देना है। उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देना है और K लगा देना है। उसके बाद आपको LHS और RHS लेनी है। जो जो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो RHS में है, हम RHS को सॉल्व करते हैं। जो RHS में हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी हम पावर को एक साथ करेंगे, देन हम कंपेयर कर देंगे LHS और RHS को। उसके बाद हम कोफिशिएंट निकालेंगे वेरिएबल्स की कि वैल्यू क्या क्या है, और जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें पुट कर देंगे, देन सिंपली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी तीन एप्लीकेशन खत्म होती है। द फोर्थ वन एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट द सिस्टम। थर्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सही है। टू कन्वर्ट द वन सिस्टम इनटू अनदर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू डाइन। ये हमारी MKS यूनिट है, ये CGS यूनिट है। CGS यूनिट में हमारे मीटर, सेंटीमीटर और ये होते हैं।
ठीक है, मीन्स मीटर वाली इसमें हम किलोग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, हायर MKS होती है, लोअर CGS होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा वन सिस्टम है, न्यूटन वाला सिस्टम है और ये वाला सिस्टम है, मान लो इसको N2 लिया, इसका हमारा M2 होगा। ठीक है, M2 की पावर मानो कोई ये है, L2 की पावर, इसमें हमने पूरा सिस्टम कंसीडर किया है। ठीक है, तो L2 की पावर B है, टाइम 2 की पावर C है, हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मानो कि N1 है वो सिस्टम, उसमें मास का कोफिशिएंट A है, क्योंकि बेटा ये फोर्स का ही कोफिशिएंट है ना, जैसे न्यूटन भी वैल्यू फोर्स की और डाइन भी वैल्यू फोर्स की, इसलिए मैं ये जो पावर्स लूंगी वो सेम लूंगी, क्योंकि MLT-2 जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो MKS में भी वही होगा, यूनिट्स में सिस्टम में, और CGS सिस्टम में भी वही होगा। ठीक है, तो M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C। अगर मैं यहाँ से N2 निकाल लूँ तो ये पोर्शन डिवाइड में चला जाएगा, N1 M1A L1B T1C डिवाइडेड बाय M2A L2B T2C। ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसे एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकती हूँ, N1 M1 बाय M2A L1 बाय L2B एंड T1 बाय T2C। ठीक है, तो ये है हमारी मेनली N2 की वैल्यू, यही हमारी यूज़ होगी आगे, मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन करोगे आपको सीधा ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप पहले N2 के लिए लिखोगे N1 के लिए। यू कैन यूज़ दिस N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 रेज्ड पावर A मल्टीप्लाई बाई L1 बाई L2 रेज्ड पावर B एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई T1 बाई T2 रेज्ड पावर C। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, इसके बाद हमारा देखो न्यूटन में MKS सिस्टम है, तो मैं मास की वैल्यू M1 M2 है ना हमारा न्यूटन वाला सिस्टम हमने ये लिया है, तो M1 इज इक्वल टू 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड लूंगी। ठीक है, CGS सिस्टम ये छोटा सिस्टम है बेटा हमारा, तो M2 क्या आ जाएगा हमारा, M2 हमारा आएगा 1 ग्राम में ले लीजिए, L1 क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर में, T1 हमारा 1 सेकेंड में। सिंपली ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, जैसे N2 की वैल्यू थी, N2 की वैल्यू निकालनी है आपको, N1 की वैल्यू में पुट करना है। M1 क्या था हमारा 1 kg, 1 kg को अगर हम ग्राम में लिखूंगी तो वो 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 kg अपॉन 1 ग्राम A, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर B, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड C। अब हमारा फोर्स का है ये वैल्यू, तो फोर्स की हमारी पहले वैल्यू क्या होती है MLT-2। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे देखिए आप कि 1 kg को पहले हम क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 1000 ग्राम 1 ग्राम A, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर B। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 रेज्ड पावर C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा N1, यहाँ से ग्राम कैंसिल हुआ, 10 रेज्ड 100 1000 A B और 1 रेज्ड पावर C। आप इससे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पे 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। 1 की पावर तो आप कुछ भी लिख लीजिए, 1 2 3 वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1। आप इसे क्या लिख सकते हैं 10 रेज्ड पावर 2, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इसे 10 रेज्ड पावर 3, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 इंटू N1, ये क्या है N2। तो N2 क्या है हमारा 10 रेज्ड पावर 3 और 10 रेज्ड पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 5 N1। N2 क्या था न्यूटन, 1 न्यूटन था ना ये, और 10 रेज्ड पावर 5 N1 क्या था हमारा डाइन। देयरफॉर हमने ये सिस्टम इसमें कन्वर्ट कर दिया है, 1 न्यूटन को हम 10 रेज्ड पावर 5 डाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट करना आता है।
जैसे सीधा आपसे पूछेगा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ये जो लास्ट एप्लीकेशन है, लास्ट वाली जो थी मैंने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और ये जो है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे शुरुआत में आपको ने सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 C। ठीक है, उसके बाद हमारी जो M1 वाला है ना, वो हमारा CGS सिस्टम है, MK सिस्टम है सॉरी। तो MK सिस्टम में वैल्यू बड़ी होती है, तो उसमें 1 kg 1 मीटर, और ये हम इनकी स्टैंडर्ड लेंथ और जो लेंथ मास और टाइम है ये यूज करेंगे। उसके बाद हम इन्हें स्मॉलर वैल्यूज में चेंज करके कट कर देंगे, और जो हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का, उससे हम इन्हें कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज को सीधा पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसी के सिमिलर है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। ठीक है, अब 1 जूल भी, इसमें भी सेम यही MKS है, ये CGS सिस्टम है, ये हमारी एनर्जी के लिए होती है बेटा है ना, कि ये जूल और ये एनर्जी की होती है। तो एनर्जी की पहले ml2 T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये यूनिट्स देख के आपको सीधा अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में है किस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 रेस्ट बार A, L1 बाई L2 रेस्ट बार B, T1 बाई T2 रेस्ट बार C। यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, A हमने पुट किया, 1 जूल पूछा है ना आपसे, तो N1 की वैल्यू आपसे पूछ ली है यहाँ पे 1, ये गिवन हो गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप वही करेंगे, M1 क्या लेंगे 1 kg, और M2 क्या लेंगे 1 ग्राम, क्योंकि CGS सिस्टम है। L1 क्या लेंगे आप यहाँ पे 1 मीटर, L2 क्या लेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, टाइम क्या लेंगे यहाँ पे आप 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम की आपको पता है स्टैंडर्ड सिर्फ सेकेंड ही होती है। ठीक है, उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए इस फॉर्मूला से, आपकी A, B और C की वैल्यू क्या आ जाएगी। A यहाँ से आ जाएगा 1, B क्या है, L की जो रेस्ट बार B है वो इससे होगी 2, और C क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, आप इसमें पुट कीजिए वैल्यू, N2 इज इक्वल टू N1 1 है, M1 बाई M2 कितना था 1000 ग्राम अपॉन ग्राम रेस्ट बार A, 100 सेंटीमीटर अपॉन, मैं बेटा लिख रही हूँ ना 1 किलोग्राम को मैंने सीधा ग्राम में लिख दिया और 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया, तो ये 1 सेंटीमीटर रेस्ट बार B, एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेस्ट बार C। आप ग्राम से ग्राम काटेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इससे ये गया 10⁻3। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और 10⁻2, B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो ये क्या हुआ 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर अगर हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है देन पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में था कि 1 न्यूटन पूछ लिया था कि डायन में कितना होगा। ठीक है, कि आपकी ये ना बेटा 4 एप्लीकेशन थी, ये इनमें से 2 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन एंड दिस फोर्थ वन, इनमें से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। एक क्वेश्चन है जो आपका ट्रिपली में आया था, ट्रिपली में इसी से निकालना आया था, ये मैं आपको ऐसे मिसलेनियस के क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, से आपको ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय n is equal to -d n2 minus n1 upon x2 minus x1। ठीक है, where n is equal to number of particles per unit area per unit time and
N1 and N2 are number of particles per unit volume, and x1 and x2 are the distance. Then find the dimension for D. ठीक है, हमारे ये ट्रिपली में आया था ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा दे दिया है, n इज इक्वल टू माइनस डी, n2 माइनस n1, x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ठीक है, हमारा n यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया. अब सीधा आप साथ के साथ करते रहिए. ठीक है, n इज इक्वल टू ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने मान लिया, पर यूनिट एरिया क्या होता है, डिवाइडेड बाय होता है. एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2, आप सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला कीजिए. ठीक है, पर यूनिट टाइम T. ठीक है, N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो N1 इज इक्वल टू N2 पर यूनिट वॉल्यूम है, तो बेटा क्या हो जाएगा, L माइनस 3, और ये क्या आया था, L माइनस 2 T माइनस 1. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, x1 एंड x2 आर द डिस्टेंस. देयरफॉर x1 और x2 का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L. फाइंड द डायमेंशन फॉर D. D के लिए निकालना है, तो आप पहले इसे यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस x1 माइनस ऑफ, माइनस भी आप उस तरफ लेके जा सकते हैं, n2 माइनस n1. ठीक है, आप अब ये देखिए, आपने यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है. n का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल रहा है यहाँ से, L माइनस 2 T माइनस 1, x2 माइनस x1 L माइनस L डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1 L माइनस 3 माइनस L माइनस 3. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यूनिट माइनस यूनिट भी यूनिट ही होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपली L, यूनिट माइनस यूनिट L माइनस 3. अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, L माइनस 2, इसकी एक वैल्यू आ गई +1, ये ऊपर जाके +3 T माइनस 1. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L2 T माइनस 1. तो ये हमारा D के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. ऑप्शन में अलग अलग थे, ऑप्शन में L माइनस 2 T प्लस 1 कर रखा था, किसमें L3 कर रखा था. तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि आपका क्या आ रहा है, +2 आ रहा है या -2 आ रहा है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में देखते हैं कि अच्छा कोफिशिएंट 2 आ गया, 1 आ गया, तो भाग कर टिक कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से टैली करना है कि 2 है, -1 किसके साथ है. ठीक है, ये क्वेश्चन IIT का था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इन पे ध्यान दीजिएगा. एक और मिसलेनियस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कि जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, वेलोसिटी रेज़्ड पावर x, प्रेशर रेज़्ड पावर 3/2 एंड डेंसिटी रेज़्ड पावर -3/2. बोल देंगे कि फाइंड x. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आपको सिंपली, इसमें भी सबसे पहले अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले आपको बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने होते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे LT माइनस 1 LT माइनस 1 ऑफ x. ठीक है, LT माइनस 1 ऑफ x इज इक्वल टू प्रेशर की क्या होती है हमारी, ML माइनस 1 T माइनस 2 रेज़्ड पावर 3/2. यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू ML माइनस 3 माइनस 3/2. ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे करेंगे आप ML माइनस 3/2, T 2 से 2 कैंसिल हुआ तो -3 बची. यहाँ पे M माइनस 3/2, L 3 और 3 प्लस हो जाएगा +9/2. अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है उन्हें ऐड करेंगे. m का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और -3/2 है. l का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है, -3/2 +9/2 t -3. ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे 1 -3/2, 2 LCM हमारा 2 -3/2 दैट इज माइनस ऑफ 1/2. तो m की क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 1/2. ठीक है, l की क्या है हमारी वैल्यू,
m यहाँ पे 3/2 है बेटा, 3/2 है और ये 3/2 है और -3/2 है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, l यहाँ पे है -3/2 प्लस 9/2, एलसीएम लिया -3 प्लस 9 दैट इज 6/2 दैट इज 3 t-3, ठीक है। इसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे LT-1 ऑफ x से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर इसे हम 3 को कॉमन लेते हैं तो LT-1 ऑफ 3 होगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती है 3, ठीक है। आपसे सिंपली ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि मतलब वेलोसिटी के साथ इक्वेशन दे दी, किसी के भी साथ ऐसे इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी करा दिए हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, वैसे ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद 2-3 डेफिनेशन आ जाती है। वे क्या क्या होती है कि जैसे आपने कई क्वेश्चन में देखा था कि डायमेंशनल कोफिशिएंट कांस्टेंट था ना, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, दीज आर द क्वांटिटी, इसकी सिंपली डेफिनेशन है, मैं आपको बता देती हूँ। ये होती है दीज आर द क्वांटिटीज whose value are constant and they possesses dimension, ठीक है। जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है कि कोई भी उनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट उनकी डायमेंशंस होती है। जैसे आपने एग्जांपल में किया था, डायमेंशनल कांस्टेंट के लिए आपने फॉर्मूला निकाला था जी के लिए, सॉरी डायमेंशनल बोल रही हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के लिए आपने फॉर्मूला निकाला था। कांस्टेंट के लिए आपने जी के लिए निकाला था ना, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 करके। तो इसके हमारा कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आया था। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के लिए भी जी की वैसे वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बट ये क्या होती है हमारी, इसका भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं LT-1, तो ये हमारे क्या होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, दीज आर द क्वांटिटी quantities whose value are constant but they do not possess dimension। जैसे एग्जाम्पल होगा, इसमें एग्जाम्पल होगा 1, 2, 3, जैसे कोई भी पाई हुआ, कोई भी कांस्टेंट जिनके, अब 1 की क्या डायमेंशन बोलते सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते आप 1 को, लेंथ वगैरह थोड़ी बोल सकते हो, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल वेरिएबल। आप सिंपली इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो आप खुद से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, दीज आर द क्वांटिटीज whose values are variable but they possess dimension। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में हमारा क्या था, एरिया, ठीक है। एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये इनकी वैल्यू हमारी चेंज होती है ना हर चीज़ के लिए। अगर किसी भी मैं स्मॉल बॉक्स इसका एरिया निकाल रही हूँ या मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ या इसकी वॉल्यूम निकाल रही हूँ, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, एरिया वॉल्यूम इनकी सेम है, जितनी लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है, पर इनकी वैल्यू तो वेरिएबल है बट इनके डायमेंशन तो है, तो इसलिए इन्हें डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ये क्या होते हैं, दीज आर क्वांटिटीज whose value are variable
but they do not possess dimension। इसका हमारा एग्जाम्पल होगा बेटा एंगल। ठीक है, तो मैंने आपको ये 4 बताए हैं डायमेंशनल, ये मैंने आपको 4 बता दिए हैं। इसमें क्या है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनलेस वेरिएबल। इनकी आप सिर्फ डेफिनेशन कर लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आती है लिमिटेशन। ये हमारा, अब ये मानो कि ये चैप्टर था, आपने इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है एरर आए हैं, डायमेंशनल हर जगह नहीं चल पाया होगा, कुछ इसकी लिमिटेशन होगी, तभी हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है। अगर कोई हमारा लॉ सही से प्रूव नहीं होता है तो हम कोई दूसरा लॉ देते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी जो एरर वाला कंसेप्ट आया है। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इसकी लिमिटेशंस है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे हमारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट थे 1, 2, 3 पाई, ये तो इनके बारे में इसने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इनकी डायमेंशन क्या होगी। सेकंड वन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। And the third one is it gives no information about whether the physical quantity scalar और वेक्टर। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसने ना तो कोई भी डायमेंशनलेस कोफिशिएंट की इंफॉर्मेशन दी थी कि उनकी डायमेंशन क्या होगी, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंफॉर्मेशन दी, और ना ही हमें ये बताता था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो ये सब बताने के लिए हमारा कोई दूसरा कंसेप्ट आया है। दूसरा कंसेप्ट अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर का हाफ पोर्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, हाफ ऑफ द पोर्शन एरर एनालिसिस है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर इसके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।